बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सारी ऑडियंस को आरिफ किसाने के चैनल पे बहुत बहुत खुश आमदीद। आज जो है ज़रा टेबल टर्न्स हो गई हैं। मैं आरिफ भाई को तकरीबन 17 साल से जानता हूँ, तो मैंने सोचा कि दिस इज़ अ मोमेंट कि हम वी जस्ट हैड अ वेरी लवली डिनर, फैमिली डिनर हुआ है और नाउ वी सिटिंग फॉर अ चाय। तो अचानक मेरे जहन में एक ख्याल आया कि मैं टेबल टर्न्स करूं और आरिफ भाई पूरी दुनिया जो मोस्टली जो स्वीडन में सेलिब्रिटीज हैं और पाकिस्तान में भी, और जो आम लोग भी हैं, सेलिब्रिटीज नहीं, आरिफ भाई की खासियत है ये सबको इम्पोर्टेंस देते हैं, तो ये सबके इंटरव्यूज करते हैं। तो आज सिर्फ मैं ही क्योंकि इतना क्लोज हूँ, ये मुझे अपना छोटा भाई समझते हैं, तो मुझे लगा कि दैट्स द टाइम कि मैं इनको कैप्चर करूँ, पकड़ूँ और उनसे पूछूं कि आरिफ भाई ये कहाँ से आइडिया आया है, कहाँ, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो मैं आपकी स्टोरी जानना चाहता हूँ। गजाल, बहुत शुक्रिया जी। गजाल साहब बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं और तवील अरसे की रफाकत है, माशाल्लाह बहुत अच्छे प्रेजेंटर हैं। और आज इन्होंने मुझे बैठा लिया, मैं लोगों के इंटरव्यू करता हूँ, आज मेरे साथ क्या होने लगा, छापा पै गया। और ये कोई प्लान नहीं है, ये बिल्कुल जो है वो अब्रप्टली जो भी सवाल आपके आएंगे। तो वेलकम जी व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आएगा सिलसिला जी। व्यूअर्स डेफिनेटली ये जानना चाहेंगे हु इज आरिफ किसाना, वेयर इट स्टार्ट्स, लेट्स गो टू द बिगिनिंग। बर्थ कहाँ स्टार्ट किया, स्कूल, एजुकेशन, कहाँ से निकले, कहाँ पे आए, कैसे आए? जी बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल मैं मुख्तसर लफ्जों में बताऊंगा। मेरी पैदाइश जो है वो 1964 को हुई थी सियालकोट में, और उसके बाद हमारी फैमिली चुविंडा रहती थी। एक टाउन है जो 65 की वार में बड़ा मशहूर हुआ था। फिर वार की वजह से कुछ अरसा हम तहसील डस्का के एक गाँव था कोरे की, हम वहाँ चले गए, कुछ 2-3 साल में वहाँ रहा। फिर मैं 6th क्लास में भिम्बर आज़ाद कश्मीर आ गया, मैट्रिक मैंने वहाँ से किया। देन आई बैक केम टू सियालकोट, मरे कॉलेज से मैंने FSc प्री मेडिकल किया। उसके बाद फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में वेटनरी साइंसेज में मैंने एडमिशन लिया। 4 साल वहाँ पढ़ा, फिर 2 साल MSc ऑनर्स MPhil कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेज लाहौर किया। इस दौरान मैंने अपने तौर पे शौक था मुझे, MA मास्टर हिस्ट्री में मैं किया, और ओरिएंटल कॉलेज से मैंने कुछ और भी डिप्लोमास वगैरह किए। और उसके बाद तालीम मुकम्मल करने के बाद फिर मैंने आज़ाद कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन क्वालिफाई किया, लेकिन साथ ही मैंने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन क्वालिफाई किया, और जो डिपार्टमेंट है लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट एज ए वेटनरी ऑफिसर हेल्थ, मैंने वो पोल्ट्री रिसर्च में कुछ अरसा काम किया। तो ये टाइमलाइन सब 1990s में? ये एग्जैक्टली मैं मतलब जो यूनिवर्सिटी से मैं फारुग हुआ था 88 में, 29 मई 88 को मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट थी एज ए गजटेड ऑफिसर। वो मुझे इसलिए याद है कि उस दिन जुनेजो साहब की हुकूमत खत्म हुई थी और मैं रावलपिंडी में था उस वक्त। हमने फौजियों को वहां पे आते जाते देखा। वो मेरा, यानी जुनेजो साहब का आखिरी दिन था, मेरा पहला दिन था गवर्नमेंट सर्विस में। 95 तक आपकी खुशकिस्मत थी, आपने उनको आते जाते सिर्फ देखा। आते जाते देखा। फिर उस दौरान जॉब के बाद फिर 1 साल के लिए मैं सऊदी अरब भी रहा। एक प्रोजेक्ट था बहुत जबरदस्त था, वो उसमें कुछ काम किया, और इसके बाद फिर दोबारा अपने जॉब पे आया। और फिर जनाब स्वीडन हम 19 मार्च 1995 को आर्लैंडा स्टॉकहोम हम आए थे। 1995 को? जी हाँ। सो अभी आपने सीगा इस्तेमाल किया, मैंने और उसके बाद आपने कहा हम यहाँ पे आए। आपने बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट एक मिस कर दिया। हम कौन है? हम आप जानते हैं कि बेटर ऑफ है, वो उनके बगैर तो कोई चीज मुकम्मल ही नहीं है। अभी आप मेरी किताब का देखे ना, वतन सानी का इंसाफ, तो मैंने उनके नाम लिखा है। अच्छा, तो जाहिर है उनके बगैर तो कोई मुकम्मल ही नहीं है कहानी। देखिए, मैं भाभी को जानता हूँ, शी इज अ चैंपियन वुमन। हम सब जानते हैं कि व्हाट शी वेंट थ्रू एंड शी इज अ चैंपियन वुमन। मतलब मैं अगर किसी को दिल से अपनी बड़ी सिस्टर यहाँ पे देखता हूँ तो मेरे लिए भाभी है, और वो एक बहुत बड़ा एक साइन भी है वुमेन के लिए, किस तरह से वो वर्क में और घर में कितना इन्वॉल्व है। बट वी नीड टू नो हाउ यू मेट, व्हाट हैपेंड। जी हाँ, ये आपने सही कहा जी। असल में होता है, कामयाब कहते हैं मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है। मेरा तो वाकई डेफिनेटली है, बल्कि ये यूट्यूब चैनल भी मैंने उनके कहने पे बनाया था। मैं कॉलम लिखता था, पता है कि उन्होंने कहा ये बनाया जाए। असल में यह कि हम फैमिली फ्रेंड्स थे, दोनों फैमिलीज, और जो है वो सजिला के अबू भिम्बर आज़ाद कश्मीर में सेशन जज थे। उस वजह से वो मेरे अंकल के शागिर्द थे, तो हमारा फैमिलीज का आना जाना था। तो बस उसी आने जाने में फिर पता ही नहीं चला कि फिर आना जाना जो है ये मुस्तकिल जारी रहेगा। तो वाज इट लव मैरिज, अरेंज मैरिज? नहीं, डेफिनेटली देखें, मैरिज तो होती लव मैरिज, राइट। अगर लव नहीं है तो फिर मैरिज क्या है?
ये तो अल्लाह ताला ने सूरह निसा में भी कहा है कि मा ताबा अलैकुम, कि आप उन औरतों से शादी करो जो तुम्हें पसंद हो। तो खुदा ने तो खुद कहा है कि जो पसंद हो वहां करो। तो डेफिनेटली ये मुझे पसंद थी। अब फैमिली का आना जाना था, लेकिन हमारी शादी हुई थी 1 मई 1991 को। लेकिन जो इसमें जो रिश्ते का सिलसिला सारा, इसमें भी काफी टाइम लगा। फिर हमारी पाकिस्तान में उस अभी भी है, You're शायद skipping the main नहीं, मैं वो आ रहा point. हूँ, आई एम कमिंग दैट। तो उसमें चूंकि हमारे ट्राइब्स भी मुख्तलिफ थे, तो ये भी एक Right. मसला था कि दो जी, जी। मुख्तलिफ ट्राइब्स में शादी होना भी। वो मोहब्बत का सिलसिला जो शुरू हुआ वो अभी जारी है माशाल्लाह। और जारी रहेगा। आई थिंक एग्जाम्पलरी आप लोगों की शादी है, और अल्लाह ताला कायम दायम रखे। मेरी तो दुआ है माशाल्लाह, दो हाँ ब्यूटीफुल चिल्ड्रन आपको मिले, अब तो ग्रैंड हाँ चिल्ड्रन। जी। अच्छा, 95 में हम आ गए। आप स्वीडन का तो नाम ही नहीं लोगों को पता नहीं था। पता ना, पाकिस्तान में तो एग्जैक्टली इसको सुडान और पता नहीं क्या क्या नाम कहा जाता है। लोग एग्जैक्टली डेनमार्क जानते थे, हाँ नॉर्वे जानते थे, स्वीडन नहीं जानते थे। एग्जैक्टली। तो लेकिन नहीं, हम इसलिए जानते थे कि हमारे दो प्रोफेसर उपसाला यूनिवर्सिटी से पढ़ के गए हुए थे। हाँ, तो राइट। यूनिवर्सिटी में जब हम पढ़ते थे वो अच्छा, स्वीडन का बार बार जिक्र करते थे। फिर राइट। गुजरात में वो एक कॉलेज स्वीडिश टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, मेरे बड़े भाई वहां पढ़ते रहे कुछ देर। और लाहौर में वाल्वो बसें भी स्वीडन की थी। तो स्वीडन मतलब मैं जानता था, लेकिन आपकी बात दुरुस्त है, ज्यादा लोग नहीं जानते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह Generous है। फिर हमें यहाँ पे जो है वो आई थिंक 99 में हमें जो है वो 90 PR और मतलब कहते हैं नेशनलिटी मिल गई। और तो जॉब ये का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? जॉब का सिलसिला फिर ऐसे हुआ जुबान भी कि नहीं जाती आपकी तो नहीं, जाहिर है। हाँ नहीं, उस दौरान हमने फिर जब हम 95 आए ना, तो अप टू 99 फिर हमने जुबान ही सीखी, काम वाम किया नहीं। हालांकि मुझे वर्क परमिट भी मिल गया था। हालांकि बहुत कम लोगों को उस दौर में वर्क परमिट था। आई हैड द वर्क परमिट, लेकिन उस वक्त ये काम नहीं थे जो आजकल मिल जाते हैं, जैसे फडोरा मिल गया, दूसरा जो जी नॉन जी, ऑफ टेक्निकल कोर्स। काम है। उस वक्त काम नहीं थे उस दौर में, और जो थे वो मैं कर नहीं सकता था या मेरे राइट। मिजाज के नहीं थे। तो फिर उसमें हम जबान ही सीखते रहे, स्कूल जाते रहे, स्वीडिश कल्चर को देखा। हम बहुत विजिट्स किए हमने, पार्लियामेंट में, म्यूजियम्स में, इधर उधर स्कूल वाले लेके जाते, वो हमने बहुत कुछ लर्न कर लिया। इंटीग्रेशन हमारी, जो अपना एक्सपेंसेस वगैरह को कैसे नहीं वो तो सारे जब आप होते हैं प्रोसेस में तो आपको वो लिविंग एक्सपेंसेस दे देते हैं, गुजारा हो जाता था। दो मियाँ बीवी थे, एक बेटी थी हमारी, एक कमरे में हम रहते थे, गुजारा हो जाता अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े खुश दोनों मियाँ बीवी। और कुछ नहीं, आप हमारे पास वो कार्ड होते थे, ट्रैवल कार्ड, कभी इधर उधर पूरा स्टॉक को हमने छान मारा। तो महदूद दोस्तियां होती which is थी। the best base जी हाँ, for you, क्योंकि जो exactly। आपका नॉलेज आया है, ये जो आप जिस तरह आप स्वीडिश सोसाइटी के साथ कनेक्टेड हैं और पाकिस्तानी सोसाइटी के साथ कनेक्टेड है, ये जो ब्रिज बना, ये बेसिकली आई कैन सी इजीली वो जो 4 years थे, दे वर क्वाइट, आप कैसे थे, जी हाँ, स्टून थे जी। उसमें उस फिर base हमारे बहुत से उस वक्त पाकिस्तानियों से दोस्ती तो थी, लेकिन हमारे फिर स्वीडिश लोगों से बहुत हमारा था आना जाना। उसमें एक यहाँ खातून है, हम उनको मामा कहते हैं, अभी मामा कहते हैं। वो हमारी, उन्होंने हमें औलाद की तरह हमारा ख्याल रखा, और पापा थे, उन फौत हो गया, अल्लाह उनके साथ रहमत का सलूक करे। तो उनके साथ हमारा ये था, वो आर द फैमिली मेंबर्स। इस तरह 3-4 और स्वीडिश लोग थे जिनके साथ हमारा आना जाना, तो उससे हमने स्वीडिश वैल्यूज, कल्चर, लैंग्वेज, चीजें सीखी। उन्होंने बड़ी हमारी इसमें हेल्प भी की हर चीज में, और उनकी वजह से मेरा ख्याल हमें हमारे बहुत से मसले आसान हुए रास्ते। तो वो यानी कि 4 साल में हम ये कुछ गेन किया। फिर जो ही हमें नेशनलिटी मिली, PR मिली, तो फिर ये था कि अब हमने ज़ाहिर जॉब शुरू करनी है। मुझे तो अंदाजा नहीं था यहाँ की जॉब का, क्योंकि मेरी वेटनरी बेस्ड एजुकेशन थी। तो मैं कोशिश करता कि उपसाला में या मैं PhD स्टार्ट कर लूँ, या मैं वहाँ कुछ इससे रिलेटेड कोई जॉब ढूंढूं। तो जस्ट आई सॉ वन अनाउंस फ्रॉम द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। आई डिडंट नो कि यहाँ पे मेडिकल रिसर्च का इतना काम होता है, और वो सारी मेडिकल रिसर्च जो है, बड़े मेडिकल रिसर्च एग्जैक्टली, और वो बेस्ड है लैब एनिमल्स पे। मुझे नहीं पता था ऐसा, हमें तो जानते नहीं थे, पाकिस्तान में ऐसा एक्सपोजर नहीं था। वो फिर जब उसमें मैं गया, और फिर उसके बाद वो एक प्रोफेसर थे, अब तो वो रिटायर हो गए, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने मुझे कहा कि आप ये एम्ब्रियोलॉजी जो है ना आप पढ़ ले, कोर्स उन्होंने मुझे ऑफर किया, और उन्होंने मुझे पे भी दी। मैं, हालांकि मेरा उस वक्त नहीं थी ऐसी जॉब। उन्होंने कहा जी आप पढ़ो और मैं आपको सेल पे करूंगा, आप फुल टाइम काम करो, हाँ आप हमारी हेल्प कर दो लैब में, बाकी दिनों में, वीकेंड्स में, उसमें जो एक्सपेरिमेंट्स थे रिसर्च के, उसमें मैं जाता था, वीकेंड्स को चला जाता था, शाम को चला जाता था। उससे वो मेरी सैलरी बनती थी, साथ में पढ़ता गया। उसके बाद फिर वहीं उन्होंने मुझे ऑफर की, और 2001 में मैं अल्हम्दुलिल्लाह कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट में मुझे जॉब मिल गई। और वो जिस कोर फैसिलिटी में मिली, ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजीज जो
जीन की बेस पे बीमारियां, इसकी रिसर्च, स्टेम सेल, आज भी मैं उसी में हूँ। अच्छा। और उसके बाद फिर मेरे 3-4 साल बाद फिर वाइफ इन्होंने ज्वाइन किया। ये आ गई ज्वाइन कर ली। ये इनका खैर अब डिफरेंट है, लेकिन ओवरऑल डिपार्टमेंट हमारा एक है। तो ये यानी इस सब में स्ट्रगल करते गए। अब मुझे यहाँ पे नए आने वाले लोगों को मैं जरूर बताऊंगा कि ये आसान नहीं है। वो मतलब इसमें काफी स्ट्रगल है। वो पंजाबी का वो कहते हैं, फंस गई जान शिकंजे अंदर ते जूं बेलन च गन्ना। आजकल कई चीजों में इजी है हमारे दौर से, उस वक्त काम वाम नहीं मिलते थे। अभी तो लोग आते हैं फिडोरा कर लेते हैं, अखबार फेंक लेते हैं दूसरे, उस वक्त ही बहुत कम थे, स्ट्रगल करनी पड़ती थी, रियल स्ट्रगल थी। फिर उसके बाद फिर मुझे बहुत से लोगों ने कहा नहीं छोड़े जनाब, आपको जो काम मिलता है करें, आपको प्रोफेशनल काम नहीं मिलेगा, आपने जनाब जो। मैंने कहा नहीं यार, मतलब मैंने इतना पढ़ा है, मेरा है। तो इसमें मेन तीन चार चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक, अब जुबान को जरूर सीखें, जुबान चाबी है। बहुत से प्रोफेशनल्स यहाँ पे हैं, जुबान की वजह से उनको शायद जॉब नहीं मिलता। और आपने आर पे गौर किया होगा कि मोस्टली पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है वो एक दूसरे को डिस्करेज करते हैं, यार क्या यहाँ पे इंग्लिश तो आती है तो सीख लो, सीख लो। दूसरा ये है कि फिर आप मुश्किलात में अगर तमन्ना है आबरू की गुलजारे हस्ती में, तो कांटों से उलझकर जिंदा रहने की खू कर ले। 3-4 साल बहुत टफ गुजारे हैं, कोई शिकवा नहीं किया। और मेरी वाइफ जो है वो हमेशा मेरे साथ रही, कभी उन्होंने गिला शिकवा नहीं, खुश रही। और ये शीला की सपोर्ट थी सारी मेरे इस सारे मामले में। तो मतलब उसके बाद फिर आप कॉन्टेक्ट्स बनाएं स्वीडिश लोगों से, ये बड़े जरूरी है, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं हर मामले में, रेफरेंस आपको देते हैं। फिर आप डिटर्मिनेशन से साथ चलते रहें। और आप भी देखें, मतलब बेशुमार इमिग्रेंट्स हैं, बड़े बड़े अच्छे उहदों पे, आप खुद माशाल्लाह बड़े अच्छे जॉब पे हैं, बिजनेस है लोगों। तो मतलब ये हम सिर्फ करते रहें, शिकवा शिकायतें नहीं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। गॉड हेल्प्स दोज़ हू हेल्प देमसेल्व्स। अरबी उस वक्त कितने बंदे थे जब आप, पाकिस्तानी कितनी कम्युनिटी थी यहाँ पे? बहुत थोड़े थे। जब हम 95 में आए हैं तो मेरा ख्याल है कि 3-4 हजार होंगे, बहुत थोड़े लोग थे, पाकिस्तानी इतने नहीं थे। तो इसके बाद पाकिस्तानी आना शुरू हुए, आई थिंक 97-98 में, जब इंटरनेशनल मास्टर्स के लिए स्टूडेंट आना शुरू हुए ना। जी जी बिल्कुल, मैं भी आप भी आए। जी, मैं 2006 तो वो जनाब 97-8 से आना शुरू हुए, और फिर ऐसा था कि एक एक साल में हजार स्टूडेंट भी आया है, और आप भी उनमें से थे। बिल्कुल। वो असल में ना, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी कम्युनिटी की ना 3 स्टेजेस हो चुकी हैं। एक है जिस तरह आप आए, और एक, क्योंकि आपको पता ही है कि भुट्टो दौर में जो मसाइल बाद में आए, जब ज़ियाउल के टाइम में वो चंद लोग थे, इतने नहीं थे, कुछ लोग, वही मैं बता रहा हूँ। एक वो कम्युनिटी थी, उसके बाद दरमियान में हम लोग आना शुरू हो गए, और तीसरी जो है वो जो अब हमारे जो कुछ दोस्त अहबाब हैं जो क्या नाम है, इटली और ग्रीस से आए। तो बेसिकली अगर हम इस पॉइंट को जरा साइड पे रखें, हम दोबारा अगला मूव करने लगे, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि लोगों को पता चले कि आपकी असल बैकग्राउंड और आपका असल वर्क क्या है। हमने ये कवर कर लिया, लेट्स गो बैक टू आवर ओरिजिनल पॉइंट। ये जो कंटेंट क्रिएशन है, और ये कहाँ से, एक आइडिया कहाँ से है आप, क्योंकि मुझे पता है बड़े लिंक थे, एम्बेसी से भी लिंक्ड हैं और स्वीडिश लोगों से भी लिंक है, तो जो उस वक्त न्यूज की जो तरसील थी वो कैसे आती थी? क्या ये देखें, ये प्रोफेशन का तो मैंने बताया हुआ है, लेकिन ये लिखना, लिखाना, बोलना, मैं 5वीं क्लास में स्कूल में स्पीचेस करनी शुरू की थी। फिर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर दौर पे मैं डिबेट्स में हिस्सा लिखता था वो जो उस दौर के अखबार रसाले हैं। फिर यहाँ जब मैं आया तो यहाँ पे पाकिस्तानी, उस जमाने में सिर्फ जंग अखबार आती थी, जंग लंदन, और कोई जरिया नहीं था, टीवी नहीं था, इंटरनेट नहीं था। वो लोगों का सोर्स था, और लोग 3-3, 4-4 दिन पुरानी अखबार पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में लाइन में लगे होते थे। तो फिर मैंने जंग में लिखना शुरू किया, एंड दैट वाज, आई वाज द ओनली सोर्स। तो राब्ता उनसे कैसे किया आपने? नहीं, मैं जब यहाँ, क्योंकि लिखने लिखाने का तो मुझे पाकिस्तान भी शौक था ना, मैं पाकिस्तान भी मुख्तलिफ अखबारों में लिखता था। तो फिर मैंने जंग पढ़ी। उस वक्त ज़हूर अहमद नियाजी साहब, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, अब तो रिटायर हो चुके हैं, बहुत स्कॉलर हैं। उन्हें नहीं बल्कि मुझे कहा जी आप बच्चों की भी किताब लिखें, उसकी शायद बाद में बात है। तो नियाजी साहब को मैंने जस्ट ईमेल की कि मैं यहाँ पे हूँ, और मैं देखा कि यहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी की कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, तो मैं जंग में लिखना चाहता हूँ। What is the timeline here? आई थिंक ये मेरा ख्याल है कि 2000 के करीब है शायद, या क्योंकि ईमेल्स आ एग्जैक्टली। तो उसने शुरू में फैक्स करता था मैं, राइट, ईमेल भी नहीं, फैक्स। तो मैं खबर लिखता था यहाँ से। फिर मैंने स्वीडन की डायरी, जिसको अब मैं यूट्यूब पे ले आया हूँ, हफ्ते बाद पूरे स्वीडन में क्या हो रहा है, यहाँ की न्यूज। और फिर वो लोगों को जब ईमेल आई तो मैंने ईमेल करना शुरू की, आप लोगों को भी ईमेल जाती थी यहाँ से। फैक्स पहले मैं खबरें भेजता था, फिर ईमेल के जरिए भेजना शुरू कर दी। तो दैट वाज द बिगनिंग। तो उस वक्त फिर
द ओनली सोर्स पाकिस्तानी खबरों का उर्दू में वो था। फिर जब टीवी जर्नलिज्म आया, फिर जियो। मैंने जियो में, आपको पता जी, है जी, यहाँ पे मेरी बहुत मुलाकात रिपोर्टिंग उसमें तो हुई की। थी। आई वाज द ओनली। आपको इतना बड़ा कैमरा साथ लेके आप आते थे। जियो में किया, फिर दुनिया न्यूज के लिए किया, थोड़ा सा पीटीवी वर्ल्ड के लिए भी किया। वो सारे फिर ये सिलसिले चलते रहे। फिर अब चूंकि चीजें बहुत हैं, अपडेट्स बहुत हैं, अब जो वहाँ का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, अब लोग उसका इंतजार नहीं करते। अब लोग कल की अखबार का इंतजार नहीं करते, लोग आज की खबर आप पढ़ना चाहते हैं। अगर आज मैं एक वीडियो रिपोर्ट बना के टीवी चैनल को भेजता हूं तो अर्लीस्ट कल लगाएगा, कल तक पुरानी हो जाएगी। लोग आज चाहते हैं। आज अगर डीएन में या स्वीडिश टीवी पे एक न्यूज पड़ी है तो शाम को मेरा व्लॉग आ जाएगा। लोगों को स्वीडिश खबरों के साथ साथ उर्दू में उसी वक्त चीज मिल रही है। अभी इतनी जल्दी यहाँ पे ना जाएंगे, बताएं कि आइडिया आपका नहीं है। आइडिया मेरा नहीं है। ओरिजिनल बताएं कि आइडिया किनका है। देखिए जी, जैसे बहुत से मेरे कामयाबी के आइडियाज जो है वो मेरी वाइफ के, मेरे शरीक जिंदगी के है। तो ये भी एक्चुअली सजीला ने मुझे कहा कि क्रेडिट ना लें। नहीं, क्रेडिट नहीं मिला। उन्होंने कहा जी कि ये आप करें, और उनकी जो है वो इसमें बड़ी अच्छी उनकी ये कह लें सजेशन थी। तो शुरू में जब आना शुरू हुआ तो अब ज़ाहिर यूट्यूब पे लोगों को अट्रैक्ट करना इससे मुश्किल है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आया, अब देखें अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ऑडियंस हो गया कि पाकिस्तान के अलावा इंडियन भी हैं, अफगानिस्तान के हैं, बांग्लादेश के लोग जो उर्दू जानते हैं। पहला वीलॉग आपने कब बनाया, कोई याद है आपको? कोई असल में बहुत पहले ये यूट्यूब चैनल हमने बनाया था, हम एक स्टडी सर्कल करते थे, सेशंस उसके हम लगाते थे। और उसके बाद फिर हमने वो सेशंस की सिर्फ होती थी, उसके बाद मैंने उसको स्टॉप कर दिया। फिर ये मेरा ख्याल है कि अभी, अब मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, ये रिसेंट जो है वो पास्ट इसमें मैंने शुरू किया, कोरोना से पहले शुरू हो गया था। तो फिर 5 साल हो हाँ, वो फिर इसमें जो है वो शुरू करना मैंने शुरू किया। मेरा कुछ आइडियाज कुछ और थे जी। फिर वो ये है कि आपको देखे कौन सी चीजें जो है वो जरूरत है, रिफाइन होती। तो मैंने ये कोशिश की कि जो स्वीडन, बल्कि स्कैंडिनेविया, इसमें मैं अगर डेनमार्क नॉर्वे को भी शामिल करूं, किसी हद तक फिनलैंड को भी, तो मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ की लाइफ, यहाँ की खबरें, यहाँ की अपडेट्स, यहाँ जो लोग आ रहे हैं, जो रह रहे हैं, जो आना चाहते हैं, उनको पिक्चर दे। लेकिन इसके साथ मेरे बाकी मौज़ूआत में मेरा बहुत दिल करता है, कभी कभी करता हूँ फिक्र इकबाल पे करता हूँ। उसके अलावा जो बाकी हमारे सोशल इश्यूज हैं वो, या यहाँ पे साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही हैं, हेल्थ के इंटरव्यूज है, जैसे आज आपने मुझे पकड़ लिया, मैं लोगों को पकड़ता हूँ। तो मेरा मतलब है कि लोगों को तमाम चीजें, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये चैनल है कि जो फैमिली में देखा जाता है। बेशुमार खवातीन मिलती हैं, कहते हैं हम शाम को बैठते हैं और हम लगा लेते हैं, टीवी पे देखते हैं, बच्चे खा रहे होते हैं, बच्चे मिलते हैं, वो कहते हैं हम देखते हैं, अंकल हमने आपको टीवी पे देखा है। तो क्योंकि मैं आपको पर्सनली जानता हूँ, मुझे पता है कि आपका अदब से कितना अच्छा ताल्लुक है और आपका नॉलेज कितना है। कुरान पाक की जो आप करते रहे हैं, पहले तशरीह और तर्जमा, फिर उसके अलावा जिस तरह आपने कहा कि खाली ये जो 2-3 चीज़ें हैं, ये खाली नहीं आपका मौजू नहीं रही। आप ये जो इंटरव्यू में गए तो काफ़ी लेटर गए, तो लोग आपको जो असल में जानते हैं, आपके अंदर शेर शायद छुपा हुआ है अंदर। आपने पहला भी भाभी को भी तो शेर से ही मैसेज कन्वर्ट किया, एक शेर काफी था। अच्छा, वो भी कहती है, जब मैं स्पीच वगैरह करता हूँ तो कहती है कि जो आपके शेरों की अदायगी है मुझे बड़ी पसंद है। बेशक, तो वो मैं इसीलिए कोई भी स्पीच अशार से ही शुरू करता हूँ। अब यूट्यूब पे तो और तरह से बात होती है, वो स्पीच का तो नहीं, लेकिन आपको पता है फिर यहाँ पे बहुत साथ काम हमने किए। बच्चों के लिए किताबें लिखी, 2 लिखी, वो 2 फिर इंग्लिश में भी ट्रांसलेट हुई, और एक किताब की तो आपको पता है 18 ज़बानों में ट्रांसलेशंस हुई। फिर अभी मेरी जो किताब स्वीडन के बारे में आई, मैं समझता हूँ कि गाइड बुक है, वो जो लोग स्वीडन में रहते हैं या आना चाहते हैं उनको ये जरूर देखनी। उर्दू में ये शायद पहली बुक होगी इस हवाले से। कई लोगों ने लिखी है स्वीडन के बारे में, लेकिन जिस अंदाज से तमाम इंफॉर्मेशन, और इसमें बहुत से राइटर्स शामिल हैं। फिर आपको पता है हमने अखुवत के लिए यहाँ पे काम किया। इससे पहले हमने जो बाकी शौकत खानम था, सुकून था, नमल था, अखुवत, इतने मुझे पता आपके सब पौधे अल्हम्दुलिल्लाह लगाने, मुझे घड़ीस के ले जाते थे। अब सारे सफरों में साथ थे। नहीं, मुझे याद है कि जब पहला हमने किया प्रोग्राम, वो जब रीमा खान आई थी, वो बहुत मुश्किल सिचुएशन थी, और स्टॉकहोम की तारीख में पहला चैरिटी प्रोग्राम था जिसमें लाखों करोड़ हमने इकट्ठे की, लोगों ने दिए, इसमें कोई डाउट और इसमें आपकी बड़ी मेहनत थी। नहीं, हम एक दूसरे पर ही डांस, स्कूल का बड़ा अच्छा था। मैं तो ऐसे बस घसीटा हुआ बंदा नहीं होता। देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर वो कहते हैं कि राह हक में जज्बा कामिल हो जिसके साथ, राह हक में जज्बा कामिल हो जिसके साथ, खुद उसको ढूंढ लेती है मंजिल कभी कभी। तो मंजिल फिर आपको रास्ते मिलते हैं। अगर आप इंसानियत के लिए काम करना चाहते हैं, ह्यूमैनिटी के लिए काम करना चाहते हैं,
आप कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, उसमें आपको थोड़ी कमिटमेंट चाहिए, पैशन चाहिए, मुश्किल भी आएगी, लेकिन अगर आप करना शुरू करें तो आपके रास्ते बनते हैं। Alright guys, this was the first part। आपको पता है हमने अब इतनी ज़्यादा बातें तो कवर नहीं की, हमें करनी चाहिए कि हम सारी चीज़ें अक्स कर सकें। तो इसके लिए हम सेकंड पार्ट में आपका दोबारा इंटरव्यू करेंगे। अरे भाई आपने जाना नहीं और हमारी कॉफ़ी को ठंडे नहीं होना था। और सेकंड पार्ट में हमारे साथ शहजाद अंसारी साहब भी होंगे। डेफिनेटली शहजाद भाई के बगैर तो ये वीडियो कंप्लीट नहीं हो सकती। वन ऑफ द चलें। बेस्ट आर्टिस्ट इन स्वीडन। तो वॉच द सेकंड एपिसोड। ऑलराइट गाइस, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।